आज सियासी नाश्ते में एक ऐसी कहानी है जो कि एक अजीब से मोड़ पे आ गई है। खारजा महाज पर कामयाबियां हैं, अंदरूनी सियासत में कशमकश है, बैक वक्त ये आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ मारूफ अमरीकी जरीदे ने जो है 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया है, जैसे कि हमने आपको बताया, और सऊदी अरब की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज़ भी दिया जाना, ये पाकिस्तान के बढ़ते आलमी एतमाद का अमली इज़हार है। लेकिन दूसरी ही जानिब अंदरूनी सियासत में तस्वीर कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर मुज़ाकरात या स्ट्रीट मूवमेंट पर वाज़ेह तकसीम सामने आ चुकी है। सो क्या कुछ होने जा रहा है, लेट्स गो स्ट्रेट। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया का एहतशाम उल हक साहब। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ तो वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को खुसूसी अलक़ाबात से नवाजा, वाज़ेह किया कि इंडिया फ़र्स्ट से पाकिस्तान फ़र्स्ट हो चुका है, ट्रंप की सोच को बदल कर रख दिया है हमने। और बाद में फिर सऊदी अरब ने भी सबसे बड़े एजाज़ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डेकोरेट किया। सबसे पहले तो इन अचीवमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, ये बताइए। लेकिन ये वॉशिंगटन टाइम्स की स्टोरी से पहले वॉशिंगटन पोस्ट की भी एक स्टोरी आई थी चंद दिन पहले। तो ये तो बैक टू बैक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है हिंदुस्तान के लिए, मोदी के लिए, बीजेपी हुकूमत के लिए, इंदवाता सो कॉल्ड जो उनकी है थ्योरी उसके लिए। तो देखें, आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे जिस अंदाज से पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर मिलिट्री सफारतकारी मिलिट्री स्ट्रेटजी दिखाई, अपनी सफारतकारी जिस तरीके से की हर सतह पे, और इंफॉर्मेशन कि वॉर में भी पाकिस्तान जीता, बावजूद इस बात के कि हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। और जिस तरीके से आपने देखा, उनका मीडिया टोटली कॉर्पोरेट मीडिया हो गया, तो मीडिया कहते हुए शर्म आती है उसे। ये पहली हुकूमत वहाँ देखी जा रही है कि जहाँ पे मीडिया जो अपोजिशन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हुकूमत को नहीं कर रहा होता। तो आप देख लें कि ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिविलियन मिलिट्री जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिनर्जी बनी हुई है, और ये बकौल ख्वाजा आसिफ के हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। तो आज दुनिया इसको रिकग्नाइज कर रही है। अमरीकी हुकूमत को अंदाज़ा हो गया बड़े वाज़े तौर पे कि पाकिस्तान जो है ना इस रीजन में और बियॉन्ड दैट मिडिल ईस्ट में एक बहुत रेलेवेंट, एक बड़ा मजबूत प्लेयर है। पाकिस्तान की शमूलियत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अभी देखें, गज़ा के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि कब लोग जाएंगे, कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क होगा, किसकी फोर्स होगी। हम्म। बहुत सारी चीज़ें उसमें इफ्स बट के साथ, लेकिन मुसलसल पाकिस्तान को जो है कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। अभी देखें, ईरान ने जिस तरीके से कहा है, इराकची जो अब्बास इराकची हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात की, और उन्होंने कहा कि हमें ख़तरा है कि इसराइल जो है एक दफ़ा फिर हमला करेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान वहाँ पे भी अपना रोल प्ले कर रहा है कि उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मिडल ईस्ट में सूरत हाल ना बिगड़े। तो देखें, पाकिस्तान जितना एक्टिव प्लेयर बन के सामने आया है, और जितना हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की पिछले चंद बरसों में, वो बिल्कुल मामला जो है ना टेबल्स हैव टर्न। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे दुनिया पाकिस्तान को किस और नज़र से देख रही है, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अच्छा। के तौर पे यस, पाकिस्तान को बिल्कुल। इसलिए जन इसी सवाल अपना अखज़ करूँ एहतशाम साहब, इस साल 2025 में पाकिस्तान दुनिया के होराइजन पे कितना मौसर रोल प्ले कर सका है? देखिए, 2025 का साल कई हवालों से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रहा। अब चंद दिन रह गए हैं, फिर आप देख लें नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। या इसमें पाकिस्तान ने जो आपने देखा कि जो जंग के मैदान में कामयाबियां हासिल की, ये मई में आपने 4 दिन की लड़ाई में आपने देखा दुनिया ने पाकिस्तान को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान की ताकत को माना, पाकिस्तान की एजेंसीज को सराहा। वो तो एक बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने अपने सिर्फ 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। और जिस अंदाज से सारी दुनिया देख रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त दूसरे नंबर पे आ गई कहा जाता है अमेरिका के बाद। तो देखें, मिलिटरली तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा हुआ। इकोनॉमिक साइड पे आप देख लें, हमने जिस तरीके से हम जिसको कहते हैं बिल्कुल। डिफॉल्ट से बच के आज बड़ा सक्सेसफुली $7 बिलियन का प्रोग्राम अमेरिका का 3 साल का, IMF का 3 साल का चल रहा है। कई वालों से हमने आप देख लें बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। हम्म। अगरचे आज भी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, लेकिन दुनिया
उस पर एतमाद कर रही है। वर्ल्ड बैंक, एब्सोल्युटली, एंड दिस इज़ द एशियन थिंग सर, डेवलपमेंट। दुनिया एतमाद कर रही है और इस एतमाद को अब आगे लेकर हमें चलना चाहिए। बट एहतशाम साहब, माई क्वेश्चन टू यू इज़, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम दुनिया के साथ लेके चल रहे हैं, इंटरनली हमें जो है किन चैलेंजेस का सामना है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है, दूसरी तरफ अलीमा खान कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो बानी के साथ ही नहीं हैं। क्या करें इस कॉन्ट्रडिक्शन का? देखें, बुनियादी तौर पे तो ये समझना चाहिए कि आपने देखा है कि किनकी सियासी जमातों की मीटिंग हुई थी, अपोजिशन की जमातों में जो फैसले किए गए थे। वो आप देख लें, चकज़ई साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है हाथ उठा दिए हैं। वो तो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कौमी मुकालमा होना चाहिए। दूसरी तरफ आप सही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की तरफ से तो लड़ाई के इशारे हैं। आप देख लें, सब कुछ करने के बावजूद वो लोगों को मोबलाइज नहीं कर सके। पंजाब उनके हाथ में नहीं रहा, कोई लीडरशिप नहीं है, सिर्फ केपी के लोग हैं। वो कहा जा रहा है कि 20 से 30 हज़ार बंदे भी उनसे इकट्ठे नहीं हो रहे। अच्छा। अब जो अंदर से खबरें आ रही हैं पीटी के अंदर, तो आप देख रहे हैं बड़े सख्त इख्तलाफात है। अब एक और उनकी सियासी कमेटी बनी है जो 43 मेंबर की थी, अब वो आ गए 16 मेंबर कमेटी पे। इख्तलाफात ये हैं कि 15 दिन हो गए इस कमेटी को बने हुए और इसमें अभी तक कोई इसकी मीटिंग नहीं हुई। सलमान नकम राजा को कहा जाता है कि वो एक डिक्टेटर हैं। वो पार्टी के अंदर लोगों ने कहना शुरू अच्छा। किया और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल आपको इमरान खान ने बनाया और इतने इख्तियारात दिए, आप बानी को रहा कराने में नाकाम हो गए। तो कोट अनकोट वो ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं घोड़े पे बैठ के सवार होके तलवार लहराता हूँ आऊँ और मैं अडयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ दूँ? ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ जो है ना, वो जो चाहते हैं, अंदर की खबरें ये हैं, मेरी खबर ये है कि जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा, एक तजवीज़ दी थी कि कमेटी बनाई जाए, वो नहीं बनाई गई। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा फिर बस पीटीआई ने मिस कर दिया, बातचीत का दरवाज़ा ना करके। वो कहते हैं कि मैं तो इतना परेशान हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उम्रे के लिए चला जाऊँ। तो इंटरनली पीटीआई जो है ना, वो ना तो तहरीक चला सकी है, ना सही अपने है। लीडर को रहा करवा सकी है। और बैक टू बैक जो फैसले उनके खिलाफ आए हैं, वो लगता है कि उनके लिए मुश्किलात होगी। अच्छा, कोर्ट तक मुश्किलात तो जेल में जो बिल्कुल लोग होंगी बैठे हैं वो इसमें एहतशाम साहब। अब एक और चीज़, और वो ये कि पिछले दिनों लग रहा था ऐसा हुआ नहीं, फजल रहमान और पीटीआई क्यों करीब ना आ सके? क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तो मौलाना फजल रहमान ने आना था, लेकिन वो नहीं आ सके। इस पे क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो खबरें हैं वो तो यही हैं कि जिस तरीके से पहले भी उन्होंने, मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मुझे कोई आर नहीं है, मैं डयाला जेल में जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करने की तैयार हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने माजत कर ली और उन्होंने कह दिया कि जी, मैं अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत से कोई चीज़ें मनवा लूँ और उसके बाद बानी पीटीआई के, मैं तो मानता नहीं हूँ, जो कि माजी का तजर्बा है, तो वो पीछे हट गए। यही बात आज हम देख रहे हैं। तहरीक जो जो आईने बहाली की है, तहरीक, उसके लीडर भी चकज़ई साहब भी जो है ना, वो कह रहे हैं कि जी, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से हम कोई मुज़ाकरात करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जब तक कि हमें पूरा मैंडेट नहीं दिया जाता। और हम अगर मैंडेट देने के बाद हम कोई बात अपनी आपसे नहीं मनवा सकेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नतीजतन वो यही समझते हैं कि जब फैसले जेल से होने हैं, एक आदमी सारे फैसले करेगा, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी बिल्कुल। तरह की हम कोई कोशिश को हम आगे लेके जा सकें, कोई हम मुकालमा डायलॉग जो है ना उसको कामयाब देख सकें। तो फजल रहमान साहब तो आप देख लें, अब वो पीछे हट चुके हैं। अगरचे वो कहते हैं, आज भी गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात जी, हुई है, जी, गवर्नर जी, सिंध जी, से, और वही कमिश्नर कहते से। हैं जी इलेक्शन होने चाहिए नए। वो अपनी जगह पे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया कि पीटीआई के साथ खड़ा होने में उन्हें कितना नुकसान है, और जबकि बाकी हवालों से उनको पता है कि मैं किस तरह पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सकता हूँ। ये बात बानी पीटीआई को नहीं समझती, समझ आती बाकी सियासी लीडरों को समझ आती। नतीजतन आप देख लें, बड़ी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से जमात इस्लामी को मिला के, मौलाना हुँ। फजल रहमान को मिला के और ये कोई तहरीक चला सकेंगे, वो नाकाम होती नजर आ रही है। उसमें कोई वजन नहीं है, इसलिए कि ना तो चकज़ई साहब कमिट कर रहे हैं, ना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी आप देख लें उस तरीके से सपोर्ट अच्छा, नहीं अब करेगी ठीक है, कि ये तो सही है, लेकिन अब ये जो सियासी कशमकश है, उसको ख़त्म करने के लिए नवाज़ शरीफ जो है वो उनका क्या रोल देख रहे हैं आप? क्योंकि साद रफ़ीक ने कल बयान तो दिया था। आप क्या समझते हैं नवाज़ शरीफ इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? लेकिन जी, ये बात तो वो कह देते हैं। हमने देखा अक्सर औक़ात ख्वाजा साद रफ़ीक ये बात करते रहते हैं कि मुल्क में किसी तरीके से मुकालमा होना चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, मुफ़ाहमत की बात कर रहे होते हैं। अगर आप ये बात नवाज़ शरीफ साहब को वो जो कह रहे हैं, उनकी उनकी देखें, पंजाब में उनकी बेटी बैठी है, 13 करोड़ का सूबा वो चला रही हैं बैठ के, मरकज़ में उनके छोटे भाई हैं। हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से, उनकी मुशावरत से शहबाज सब चला रहे होते हैं।
वो किस तरीके से हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करें? वो भूल जाएंगे जिस तरीके से उनके साथ पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान ने किया था। बिल्कुल। उनकी बेगम मरूमा बिस्तरे मर्ग पे थी, ये जेल में पिंडी में थे, फिर कभी लाहौर में थे, और वो इन्होंने कहा कि मेरी बेगम मर रही है, मुझे एक दफ़ा मेरी बात करवा दी जाए। उसके बाद नहीं, उनकी बात नहीं करवाई गई। बेटी को जेल में रखा गया, उनकी पार्टी सारी को जेल में कितना अरसा रखा गया। ठीक है, तो आप बट उनसे एहतजाम तवक्को साहब, बट करते हैं कि हम वो कब सब तक कुछ हम भुला के वी कैन लिंगर ऑन इन द, कोई ना कोई चीज़ आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, एहतजाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।